आज हम चर्चा करने वाले हैं बल के बारे में, जिसे इंग्लिश में फोर्स और हिंदी में बल कहते हैं। हम देखेंगे बल कहते किसे हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, और साथ ही साथ देखेंगे एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें बल को समझने के लिए वस्तुओं की अवस्थाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम जब चारों ओर की वस्तुएं देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं, या तो वो ठोस अवस्था में है, या द्रव अवस्था में, या गैस अवस्था में, यही हमने पढ़ा है। लेकिन हम इनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें वस्तुओं की दो अवस्थाओं का ज्ञान होना और जरूरी है। हम यहाँ पर बॉस आइंस्टाइन प्लाज्मा की भी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में अब यही डाउट आ रहा होगा कि इसके अलावा तो प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी होती है। जैसे एक अवस्था होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस, यही पढ़ा है अपन ने। एक प्लाज्मा होती है और एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट करके रहती है। ये भी वस्तुओं या पदार्थों की अवस्थाएं हैं। हम इन अवस्थाओं की बात नहीं करेंगे, हम वस्तुओं की उन अवस्थाओं की बात करेंगे जो हमको फोर्स समझाने में मदद करेंगी। हमको बल को सबसे पहले समझने के लिए देखना पड़ेगा, जब हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं, देखेंगे कि जो भी वस्तुएं हैं या तो वो रेस्ट में है या गति में, रेस्ट अर्थात विराम में। तो हम जब चारों ओर की वस्तुएं देखते हैं तो पाते हैं कि या तो वस्तु रुकी हुई है या गतिशील है। तो रुकी हुई वस्तु को हम बोलते हैं कि वो विराम की अवस्था में है, और जो वस्तु गतिशील है उसको गति की अवस्था में बोलते हैं। तो हमें इन अवस्थाओं के अलावा भी वस्तुओं की दो अवस्थाएं होती हैं, एक होती है विराम की अवस्था और एक होती है गति की अवस्था। ये दो अवस्थाएं और पता होनी चाहिए। विराम का अर्थ होता है रुका हुआ होना। अगर वस्तु रुकी हुई है तो हम बोलेंगे विराम की अवस्था में है, और अगर वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदले तो हम बोले गति की अवस्था में है। वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदले तभी वो गति की अवस्था में मानी जाएगी, भले ही वो अपने एक स्थान से भले ही उसी स्थान पर वापस आ जाए। तो गति का अर्थ होता है समय के साथ वस्तु या व्यक्ति कोई ही है अपना स्थान बदले। देखिए, फोर्स को समझने के लिए हमें इन्हीं दोनों अवस्थाओं का जानकारी होना बहुत जरूरी था। जो भी वस्तुएं होती हैं तो वो विराम में होती हैं, गति में। अब देखिए, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो होता क्या है। जब हम ताकत लगाते हैं किसी वस्तु पर या जोर लगाते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए जो टेबल पर एक बुक रखी हुई है, मैं इस पर बल लगाऊं तो क्या होगा। अगर टेबल पर रखी हुई वस्तु पर बल लगाऊंगा तो क्या होगा, अपना स्थान बदलेगी, वो खिसकेगी। तो क्या होगा, अभी जो बुक थी वो पहले विराम में थी, जैसे ही हमने बल लगाया तो गति में आ गई। तो क्या हुआ, हमारे बल लगाने से वस्तु गति में आती है। या फिर मान लीजिए दूसरे एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई साइकिल आ रही है या कोई फुटबॉल लड़कते हुए आ रही है, लुढ़कते हुए आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उस पर बल लगाएंगे तो क्या होगा। यदि हम बल लगाएंगे तो विराम में लाएंगे ना उसको, साइकिल को या फुटबॉल को। तो यही होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो या तो वस्तु विराम से गति में आती है। तो जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हम वस्तु को विराम से गति में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं या गति की अवस्था से विराम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो हमारे बल पर डिपेंड करता है कि हम कितना बल लगा रहे हैं कि वस्तु रुक जाएगी या नहीं रुकेगी, या वो गति में आ रही है या नहीं आ पा रही है। तो जो हमारी बल की परिभाषा है वो ऐसे निकल के आती है। तो जो हमारी बल की परिभाषा है वो यहां से निकल के आएगी। यही एक ऐसा कारक है, ऐसा कारक, एजेंट, ऐसा कारक जो वस्तुओं की गति या विराम की अवस्था को बदलने का प्रयास करता है। ठीक है। तो जो बल होता है वो वस्तुओं की गति की अवस्था या विराम की अवस्था को बदलने का प्रयत्न करेगा। हम जहां कहीं भी बल लगाएंगे, कहीं भी आप खुद लगा के देख लीजिए, या तो हम रुकी हुई वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो गति में आने का प्रयास करेगी, या गतिशील वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो विराम की अवस्था में आने का प्रयत्न करेगी। इसके बाद हमको देखना है कि जो बल होता है आखिर इसका मात्रक क्या होता है, इसको कैसे नापते हैं, कितना बल लगाया गया। तो जो बल होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन, और इसका सूत्र भी देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है
द्रव्यमान गुणा त्वरण। एग्जाम में केवल क्वेश्चन ये पूछा जाता है जनरली सामान्यतः कि जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, वो होता है न्यूटन। यहीं से क्वेश्चन बनता है, या इसका फॉर्मूला भी आ सकता है कि जो बल बराबर होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण। इंग्लिश में इसको हम एफ से दर्शाएंगे, द्रव्यमान को एम से और त्वरण को ए से। तो इसका सूत्र भी बन जाता है एफ इक्वल टू एम ए। द्रव्यमान को मास बोलते हैं इसलिए एम ले लिया, त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं इसलिए हमने ए ले लिया। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। आखिर जो बल होता है इसके प्रभाव हमको कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसके हमको कुछ प्रभावों का भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम किसी रुकी हुई वस्तु पर बल लगाएंगे तो वस्तु गति में आने का प्रयास करेगी, या गति की वस्तु पर बल लगाएंगे, गति की वस्तु पर बल लगाएंगे जो गति की अवस्था में, तो वो विराम की अवस्था में आने का प्रयास करेगी। दो ये इफेक्ट हो गए, विराम की अवस्था को गति में लाने का प्रयास करेगा और गति की वस्तु को विराम की अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा देखिए, यदि हम गति की अवस्था में ही वस्तु पर बल लगा दें, मान लीजिए कोई वस्तु गति की अवस्था में, या साइकिल जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, कोई वस्तु है, गेंद लुढ़क रही है, फुटबॉल लुढ़क रही है, हम उस पर बल लगाएं तो क्या होगा, इसमें दो रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। यदि हम उसकी गति की दिशा में हम बल लगाएं, यदि वस्तु की गति की दिशा में ही बल लगा दें तो उसकी स्पीड को बढ़ा देती है या वेग को बढ़ा देती है, और गति की विपरीत दिशा में बल लगा दें तो इसको वेग को कम करती है। इसलिए हमको चार प्रभाव देखने को भी मिलते हैं इसके बल के। देखो, जो इसका प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव क्या रहेगा, जो यह है वस्तुओं को, जो विराम में है, जो विराम की वस्तुएं हैं, वस्तुओं को गति की अवस्था में लाएगा, ठीक है। और दूसरा, गतिमान वस्तुओं को रोकने का प्रयास करेगा, अर्थात विराम में लाएगा। एक तो हुआ गति में लाना और एक हुआ विराम में लाना। और तीसरा पॉइंट एक और निकल के आता है, यदि हम गतिशील वस्तुओं पर बल लगाएं, वस्तु ऑलरेडी गति में है, गतिशील वस्तु पर बल लगाएं तो इसके दो रिजल्ट मिलेंगे। एक तो यह उसकी स्पीड को बढ़ा देगा, स्पीड बढ़ा देगा या वेग बढ़ा देगा, या फिर स्पीड को कम कर देगा। देखो, जब स्पीड बढ़ेगी ये तभी बढ़ेगी जब गति की दिशा में बल लगेगा। जो स्पीड तभी बढ़ा देगा जब बल गति की दिशा में लगाएं, और स्पीड कम कर देगा जब गति की विपरीत या उल्टी दिशा में बल लगाएं। तो ये हमको चार इफेक्ट देखने को मिलते हैं बल की प्रभाव, अर्थात इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। वस्तुओं को विराम की अवस्था में लाएगा यदि गति में है, यदि गति में है तो विराम की अवस्था में लाएगा, और यदि गतिशील वस्तु पहले से ही है तो उसमें दो केस हमको देखने को मिलते हैं। पहला, यदि गति की दिशा में ही बल लगा दें तो स्पीड को बढ़ा देगा, जैसे साइकिल एक दिशा में जा रही है, हम उस दिशा में बल लगा दें तो स्पीड बढ़ा देगा। मान लीजिए साइकिल आ रही है, सामने से हम बल लगाएं तो इसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। इसके अलावा एक प्रभाव और हमको देखने को मिल जाता है, ये वस्तुओं का आकार बदल सकता है। वस्तुओं का आकार बदलना, वस्तुओं का आकार भी बल बदल देता है। तो बल के बारे में हमको इतना ही पढ़ना था, जो हमने चर्चा कर लिया है। और क्या क्या पढ़ा आज, हमने देखा था कि जो बल होता है इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे। तो जो बल होता है वह एक ऐसा कारक होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति बदलने के लिए कार्य करता है, अर्थात यह एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदलने का प्रयास करता है या स्थिति बदल देता है। इसके बाद हमने देखा कि इसका मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, इसका जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। यदि हम यहाँ से निकालना चाहते हैं एक मात्रक और निकाल लेंगे, जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक भी हम याद कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एग्जाम में पूछे जाने वाला मात्रक है न्यूटन, हम याद करेंगे इसका मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसके बाद हमने देखा इसके इफेक्ट क्या होते हैं। हमने देखा जो वस्तुएं होती हैं, जो यदि विराम की अवस्था में है तो इसको गति की अवस्था में ला देगा, यदि वस्तु गति की अवस्था में है तो इसको रोकने का प्रयास करेगा। और हमने देखा यदि वस्तु गति की अवस्था में ही है पहले से तो या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देगा यदि गति की दिशा में ही हमने बल लगाया, और उसकी स्पीड को कम कर देगा यदि हमने वस्तु की गति की विपरीत दिशा में बल लगाया। और हमने एक और देखा, हम ये वस्तुओं के आकार को बदल देता है।